अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 क्लास 10th सी प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं सुना, उनसे मैं कहूँगा कि वो लेक्चर नंबर 1 और 2 को सुन लें। अब आपने लेक्चर नंबर 3 को सुनना है। तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट है सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर के नाम से, उसके अंदर आप इसको सुने, फिर आप लेक्चर नंबर 3 पे आइएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे बाद जितने जो न्यू लेक्चर मेरे रिकॉर्ड करूँ वो आप तक पहुंचते रहे। चलिए स्टूडेंट, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक मैं कवर करूँगा, ये फेडरल बोर्ड जो क्लास 10 के स्टूडेंट है उनके चैप्टर नंबर 2 के अंदर असेंबली लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। असेंबली लैंग्वेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। इसके साथ असेंबलर को डिस्कस करेंगे और उसके साथ एक सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर बताया था कि जो मशीन लैंग्वेज थी उसके अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम पेश आए थे। नंबर 1, एक तो वो मशीन डिपेंडेंट थी। इनके उसका ये प्रोग्राम किसी और जिस कंप्यूटर पे हम राइट करते थे या जिस प्रोसेसर पे हम राइट करते थे उसी पे वो प्रोग्राम चलता था, वो किसी और कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट नहीं होता था। तो उसका मतलब ये था कि अगर हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम सेपरेटली हर एक कंप्यूटर पे चलेगा या ज़्यादातर कंप्यूटर पे वो नहीं चलेगा। हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था तो वो तमाम कंप्यूटर के पे चले। और दूसरा प्रॉब्लम में ये आया था कि उसके अंदर प्रोग्राम को लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है, क्योंकि हम 0-1 की फॉर्म के अंदर उसको लिखा करते थे। तो फिर हमने सोचा कि क्योंकि ये लैंग्वेज हमारे लिए तकरीबन इसके अंदर प्रोग्रामिंग तकरीबन नामुमकिन थी, तो फिर हमने सोचा क्यों ना कि हम ऐसी लैंग्वेज डिज़ाइन करें जो हमारे लिए आसान हो और उसके लिए हम ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या कर दिया करेंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। तो सबसे पहले जो हमें उस मशीन लैंग्वेज के अंदर जो प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि जब हम नंबर्स को कन्वर्ट करते थे, अगर वो टेक्निक्स हमें समझ आ जाए तो वो भी मुश्किल थी, लेकिन वो थोड़ी सी आसान थी। वो आसान इस तरह थी कि अगर आपको एक मेथड समझ आ जाती है तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन उसमें सबसे मेन जो प्रॉब्लम में आई थी वो थी निमो। वो हमारे पास जो प्लस का सिंबल था, माइनस का माइनस, मल्टीप्लाई, हैश, स्टार, इस तरह के जो सिंबल थे इनके कोड आपको मेमोराइज करने पड़ते थे। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि अगर हम इतने सारे सिंबल को, इनके कोड को मेमोराइज करें। तो सबसे पहले हमने यही काम किया असेंबली लैंग्वेज के अंदर। हमने ये किया कि हमने जो वही जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई के जो कोड थे उनकी जगह पे हमने कुछ इंग्लिश के लफ्ज़ यूज़ किए, ठीक है। जैसे प्लस के लिए ऐड का सिंबल यूज़ किया, माइनस के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए सब का लफ्ज़ यूज़ किया है, मल्टीप्लाई के लिए मल्ट का लफ्ज़ यूज़ किया है और डिवीजन के लिए डिव का लफ्ज़ यूज़ किया है, ठीक है जी। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो असेंबली लैंग्वेज है वो एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज हमारे लिए क्या हो गई, ईजी लैंग्वेज हो गई। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज, ठीक है। इस असेंबली लैंग्वेज यूज इंग्लिश एब्रिएशन, ऐड फॉर एडिशन, सब फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिव फॉर डिवीजन यूज करते थे, ठीक है। अब इन जो हमने ये जो इंग्लिश वर्ड हमने यूज़ किए थे, ठीक है, पूरा पूरा हम एडिशन नहीं लिखते, सिर्फ ऐड लिखते थे, सब्ट्रैक्शन पूरा नहीं लिखते, सिर्फ सब लिखते थे, ठीक है। इनको हमने निमोनिक्स का नाम दिया, ठीक है। इसको हम रीड आउट, तो हम क्या करते हैं, लिखते इसको एम निमोनिक्स है, लेकिन इसको जब हम रीड आउट करेंगे तो बच्चे ये हमारे पास क्या होगा, एम निमोनिक्स इसको रीड आउट करेंगे। इसका मतलब कि हमने जो डिजिट्स यूज़ किए थे, मीन के 25, 26, उनको तो हम उसी तरह 0-1 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन जो हम मेमोराइज करने वाला काम था, मीन की एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो कोड हमें याद करने थे मशीन लैंग्वेज के अंदर, उससे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, ठीक है। दीज निमोनिक्स गिव रिलीज फ्रॉम रिमेंबरिंग बाइनरी सीक्वेंस फॉर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। अब हमें थोड़ा सा हमें ये रिलीफ मिला
कि हमें अब वो वाले कोड, सिंबल के जो कोड हैं वो अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके ऊपर आते हैं कि हमारे पास क्या है। सपोज हमने पुराना 2 के अंदर भी ली थी कि हमने 20 और 25 को असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखने हैं। तो पहले हम करेंगे 20 को तो कन्वर्ट करेंगे, वही मेथड है। 2 पे इसका एलसीएम लेंगे, 2 10s are 20, 2 5s are 10, 0 रिमाइंडर बचा, 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर बचा और 2 1s are 2, 0 रिमाइंडर बंदा। तो इसका जो बाइनरी कोड है वो वही आएगा 10100। इस तरह जो बाइनरी कोड है 25 का वो इस तरह कन्वर्ट करके उसका कोड आ जाएगा 11001। लेकिन अब प्लस के लिए हम क्योंकि कोड ये लिखते थे, अब इसके अंदर निमोनिक्स कोड लिखेंगे, उसका निमोनिक कोड प्लस क्या है वो ऐड है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको जब असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो लिखेंगे ऐड 10100, ये हो जाएगा 20 का कोड हो जाएगा, और 11001 25 का कोड होगा, और ये इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे। अब जब ये इंस्ट्रक्शन देंगे तो इस इंस्ट्रक्शन के अंदर आपने ये बात नोट करना है कि जो ऐड है, निमोनिक्स कोड है, उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सिर्फ ये जो 20 का कोड है वो तो 10100 और 11001 को तो वो अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन ऐड को वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। इसलिए हमें इस लैंग्वेज के लिए साथ हमें एक ट्रांसलेटर भी चाहिए होगा, ठीक है, जो करेगा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। मीन कि जो ऐड है, इस ऐड को 01 की सूरत में कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो फिर ये वाला कोड हम असेंबलर को देंगे। असेंबलर क्या करेगा, कंप्यूटर उसको असेंबली मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा, और मशीन क्या करेगी, उसको एग्जीक्यूट करेगी। जो रिजल्ट आएगा वो भी मशीन कोड के अंदर ही होगा, ठीक है। फिर हम दोबारा उस मशीन कोड से दोबारा उसको ह्यूमन कोड के अंदर या डेसिमल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जो कि मैंने नीचे आपके सामने मेथड लिखा हुआ है। तो इसका जो दोबारा रिजल्ट आ जाएगा 25 आ जाएगा। इस एग्जाम्पल देखें तो अगर हम वो जो मशीन लैंग्वेज वाली एग्जाम्पल में देखें तो उसमें हमें ये थोड़ा सा हमें ये मिला कि हमें बस थोड़ी सी रिलीफ ये मिल गया कि हमारे पास जो सिंबल्स के कोड जो हमें याद करने पड़ते थे, अब वो याद नहीं करने पड़ते। और इसके लिए जो ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं, उस ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर। उसका नाम क्या है, असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है, और असेंबलर वो ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्योंकि कंप्यूटर मशीन को ही अंडरस्टैंड करता है, असेंबली को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। और हम इस असेंबली लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं और असेंबली लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। अब इसके थोड़े से हम एडवांटेज देख लेते हैं और इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज की तरफ आते हैं तो इट रिक्वायर्ड लेस इंस्ट्रक्शन टू गेट द रिजल्ट एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। ज़रा अगर आप इसमें बात देखें तो अब हमें जो प्लस माइनस का जो कोड था उसका कोड हमें याद नहीं करना पड़ता। उसकी जब हम डायरेक्ट ऐड लिख देते हैं तो ज़रा इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती हैं असेंबली लैंग्वेज में, वो मशीन लैंग्वेज थोड़ी सी क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। असेंबली लैंग्वेज इज स्टिल यूज, क्योंकि मशीन के अंदर तो कोडिंग तकरीबन नामुमकिन थी, हम तो उसमें नहीं कर सकते थे। तो अब ये हमें एडवांटेज हो गया कि अब असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम कोड कर सकते हैं। आपके पास जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मीन के एंटीवायरस वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें किसके अंदर डिज़ाइन की जाती हैं, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप द ट्रैक ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन। अब हमें वही बात है कि हमें ये जो प्लस माइनस के कोड हैं इनको मेमोराइज करना नहीं पड़ता। ये कभी कभार पेपर के अंदर आ जाते हैं कि असेंबली लैंग्वेज के एडवांटेज लिखते हैं और असेंबली लैंग्वेज के डिसएडवांटेज। लेकिन अभी तक क्योंकि इसके अंदर 01 के तो सिंबल यूज हो रहे हैं, फिर प्लस माइनस का हमने यूज़ की जगह पे निमोनिक्स कोड यूज़ किए हैं, लेकिन जो 25 या 20 था उसकी जगह पे हमने 01 यूज़ कर सकते थे। इस वजह से अभी भी जो असेंबली लैंग्वेज है ये भी मशीन डिपेंडेंट है, ये उसी कंप्यूटर पे चलेगी जिस पे हम इसको लिखेंगे, दूसरे पे नहीं चलेगा। अभी तक ये ड्रॉबैक है, हमें ज़रूरत है कि हम ऐसी लैंग्वेज बनाएं जो मशीन इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। इट नीड मोर मेमोरी ऑफ कंप्यूटर टू रन द लॉन्ग प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, ज़्यादा मेमोरी चाहिए होगी, लाजमी बात है। इसके अंदर 01 तो अभी यूज़ हो रहे हैं, तो सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड हार्ड टू फाइंड एरर इन प्रोग्राम। ज़रा इसको सीखना अभी भी मुश्किल है। थोड़ी सी आसानी ज़रूर मिली है, लेकिन अभी तक इसको सीखना क्या है, मुश्किल है, ठीक है जी।
अब असेंबलर के बारे में आ जाते हैं, क्योंकि जब हमने असेंबली लैंग्वेज बनाई तो उसके अंदर निमोनिक्स कोड यूज़ किए। अब निमोनिक्स कोड को कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो हमने इसके लिए इसके साथ क्या बनाया, एक ट्रांसलेटर बनाया जिसका नाम क्या रखा, असेंबलर रखा। तो असेंबलर इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, दो नाम में कंफ्यूज ना होइएगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। डेट ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, ये लगेगा कि ये करता है वो प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है, उसको आप सोर्स प्रोग्राम भी कह सकते हैं या सोर्स कोड कह सकते हैं। एक और हमारे पास एक टॉपिक की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, इन टू मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आर अ कोड। तो इसका मतलब है कि जो मशीन लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा जाए वो ऑब्जेक्ट कोड होता है या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है। ठीक है, और जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा जाए तो वो क्या होता है, सोर्स कोड होते हैं। तो इसका मतलब कि असेंबलर वो ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। प्रोग्राम रिटन असेंबलर assembly or any other language except machine language is called source program or source program। वो सारे प्रोग्राम वो कोड जो असेंबली में लिखा जाए या असेंबली के अलावा बाकी लैंग्वेज हैं, सी सी प्लस प्लस, एक्सेप्ट मशीन लैंग्वेज को छोड़ के बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको आप क्या बोलते हो, सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड बोलते हो। क्योंकि जो मशीन का कोड है उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, तो ज़ाहिर है जो मशीन लैंग्वेज के अंदर कोड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कोड बोलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड आर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर जो प्रोग्राम लिखा जाएगा तो उसके लिए जो टर्म हम यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, सोर्स प्रोग्राम। ये टर्म आपने याद रखनी है। सोर्स कोड और सोर्स प्रोग्राम नीड ट्रांसलेटर बिकॉज इट डज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। लाजिम बात है, सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम जो मशीन के अलावा किसी भी ज़बान में लिखा जाए वो होते हैं, और ज़रा कंप्यूटर सिर्फ मशीन को समझता है या ऑब्जेक्ट कोड को समझता है, तो इसलिए इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ट्रांसलेटर चाहिए होता है। सोर्स कोड इज आइडेंटिफाई बाय एक्सटेंशन। जितने भी सोर्स कोड होते हैं उनकी पहचान ये होती है, उसके साथ एक उनकी एक्सटेंशन होती है। जैसे अगर हम कोई सी का प्रोग्राम लगे तो उसकी एक्सटेंशन होगी डॉट सी। ठीक है, डॉट के बाद उस प्रोग्राम का हम नाम सेव करते हैं, और जो एक्सटेंशन होगी जिस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम हम बनाएंगे या जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम वो प्रोग्राम लिखेंगे तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसके साथ क्या कर देता है, वो उसकी एक्सटेंशन लगा देता है और कंप्यूटर को आइडिया जाता है ये किस लैंग्वेज के अंदर है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सोर्स कोड इज ऑटोमेटिकली अटैच विद नेम ऑफ प्रोग्राम आफ्टर डॉट बाय लैंग्वेज इन विच दैट कोड इज रिटन। जिस लैंग्वेज के अंदर हम वो कोड लिखेंगे तो उसकी एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, ईच लैंग्वेज हैज़ इट ओन एक्सटेंशन। हर लैंग्वेज की अपनी अपनी एक्सटेंशन है। जैसे सी की है डॉट सी और सी पी पी की है डॉट सी पी पी। जैसे अगर आप वर्ड फाइल को देखें तो उसकी होगी डॉट डी ओ सी। ठीक हो गया। प्रोग्राम इन द मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, और हमें पता है कि जो मशीन लैंग्वेज के अंदर होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड होता है, और इसके लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर, सो इट डज नॉट नीड ट्रांसलेटर। तो हमें इसके लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। और जो ऑब्जेक्ट कोड की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट ओ बी जे। ऑब्जेक्ट कोड तो एक ही है, वो हमारे पास क्या है उसकी डॉट ओ बी जे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।